बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बातचीत के सिलसिले को रोज की तरह यहां पे एक बार फिर से शुरू करने के लिए मैं भैया जी कहीं में मैं हाजिर हूं। तमाम सारे लोग आज मौजूद जिनसे मुद्दे को जोड़ने को और बात कहने का मौका सबके पास, सारे लोगों के पास है। मणिपुर की घटना कल भी मुद्दे में थी, हालांकि लगभग 1.5 महीने से लगातार वो मुद्दा बार बार आता था शो के बीच में लगातार, लेकिन वो जो घटना हुई जिसने सबको झकझोर दिया, आरोप प्रत्यारोप हैं, लेकिन उसके बीच में वो मुद्दा अपने आप में बहुत काफी है, संजीदा है। मैं तमाम सारे लोगों से गुजारिश करूंगा आज जो भी यहां पे मौजूद हैं, समझने की कोशिश करें मुद्दे को, उस पर गंभीरता के साथ बोलने की कोशिश करें, जुड़ें उससे, बात कहें अपनी, हम तैयार हैं उनकी बात सुनने के लिए। लेकिन हो हल्ला, खामखा की पॉलिटिकल नारेबाजी कतई नहीं, बिल्कुल नहीं, वो शोभा नहीं देती, उस मुद्दे को कमजोर करती है। जो लोग हमारे साथ मौजूद हैं मैं उनसे तारुफ करा देता हूं। रितु चौधरी, कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अनुजा कपूर, बीजेपी का पक्ष रखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। राघवेंद्र दुबे जी, समाजवादी पार्टी का पक्ष रखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। एसके दत्ता, राजनीतिक विश्लेषक, बहुत बहुत शुक्रिया। प्रभात कुमार जी, राजनीतिक विश्लेषक, बहुत बहुत शुक्रिया। शैलेंद्र दुबे जी, राजनीतिक विश्लेषक, आर्थिक मामलों के जानकार, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आलोक वत्स जी, राजनीतिक विश्लेषक हैं और आज मेरे पास शो शुरू होने से पहले आए और उन्होंने कहा कि बड़ा दुखदाई है ये मुद्दा। हर आदमी को, किसी न किसी से, हर आदमी को, ये शख्स कोई ऐसा नहीं जिसको इस मुद्दे ने छुआ ना हो। मोहम्मद रफी अता साहब, बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद रफी अता जी। और हमारे साथ नवल उपाध्याय, ऑटो वाले भैया, बहुत बहुत शुक्रिया। आज लोग ज्यादा थे, माफी चाहता हूं, आप यहां पे आके बैठ गए, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपका बहुत तहे दिल से आपका शुक्रिया कहता हूं, बहुत बहुत शुक्रिया। बहस के मूड में बिल्कुल नहीं मैं, ना तो हो हल्ले के मूड में। जिसको हो हल्ला करना है, बातें रखनी है, चिल्लानी है, वो कृपया शो से चले जाएं। मैं बहुत निवेदन के साथ कह रहा हूं कि मैं तबीयत के साथ बातचीत करना चाहता हूं। जिनको मुद्दे से जुड़ना है वो जुड़े, और जिन्हें लगता है कि ये मुद्दा बेईमानी का है तो वो चले जाएं। मैं उनसे माफी मांग लूंगा, उनसे और क्या कर सकता हूं, माफी मांग लूंगा उनसे। लेकिन हां, किसी को कोई बात कहनी है तो मैं कभी इंकार नहीं करता, जरूर कहिए। स्वागत है आपका, क्या नाम है आपका? दीपक सम्राट। दीपक सम्राट, सम्राट की तरह आप यहां पे रहें, स्वागत है आपका। मैं आपकी बात भी सुनूंगा, मैं आपकी बात भी सुनूंगा, ठीक है ना? प्रसन्न है आप जी? पहले बहन की बात सुनूंगा, कहां से आना हुआ? नमस्ते, मैं बुलंदशहर से हूँ, सारिका शर्मा। बुलंदशहर भी आए थे जी? मैं आया था, कई बार आया बुलंदशहर। बुलंदशहर इसलिए नहीं भूलता क्योंकि एक बार शो कर रहा था तो कुर्सियां चलने लगी, तो बुलंदशहर जीवन में कभी नहीं भूला। फिर कभी शो करने गया तो मैंने कहा, शो करते करते एक जगह पहुंच गया तो मैंने कहा कि ये कौन सा गांव है, तो बड़ा मशहूर गांव था वो बुलंदशहर जिले का, तो वो याद रहता है मुझे। बोलिए, आपकी कोई मुद्दा, कोई बात कहना चाह रही हो, या मणिपुर से या वैसे भी आपके मन में हो, मैं आपके पास आता हूँ। कोई मुद्दा नहीं लूंगी, वैसे मैं भी राजनीति से हूँ। अच्छा? बीजेपी से हूँ। अच्छा? और क्षेत्र में क्षेत्रीय उपाध्यक्ष सारिका शर्मा हूँ, तो मैं एक्चुअली कोई मुद्दा नहीं लूंगी क्योंकि राजनीति का मुद्दा ठीक नहीं है। क्यों? आप महिला भी तो हैं। शो करने दो भाई मुझे, मुझे शो करने दो, और हाथ थक जाए तब तक ऐसे उठाए रहना। भारत का संविधान, हट, पैर नीचे, हाथ ना नीचे रखना। नहीं, ये मेरी जिम्मेदारी है बोलने की। अभी जब मैं तुमसे पूछूंगा, मैंने पूछ लिया सम्राट से, तुम्हारे बीच में कोई सम्राट है तो मैंने उनसे बात करी, मैं आऊंगा। बहुत प्रसन्नता की बात नहीं है, ओके? नहीं, होश में जी। सरिता जी। भाई साहब, मैं महिला हूँ, आपने ये सही मुझसे मुद्दा पूछा है और सही उठाया है,
और मैं बस यही संदेश इन लोगों को देना चाहती हूँ कि सभी इस समय सभी पार्टियों के लोग बैठे हैं और सभी लोग बैठे हैं, ये लोग भी सब लोग आए हुए बैठे हैं। बस मैं इनसे यही कहूंगी कि हर काम जो है, काम सभी होते हैं, एक मर्यादित उसमें महिलाओं को सम्मान इन लोगों को देना चाहिए। मैं बोलता हूं, आप संकोच कर गई, मैं बोलता हूं। मैं बोल लूं पहले, फिर आप बोल लीजिएगा। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं। हाँ, याद तो है आपको। मेरी कोशिश है ये सूरत बदलनी चाहिए। अब कैसे बदलेगी ये तुम जानो भैया। लगे तो हम भी हैं, बदल तो ना रही, लेकिन कैसे बदले ये बताओ। जी जनाब, नाम जानना चाहता हूं। SK त्रिपाठी। त्रिपाठी साहब, कहां से आना हुआ? प्रयागराज से। जी देखिए प्रतीक जी, आप जमीन से, माटी से जुड़े हुए पत्रकार हैं, आपकी मैं बहुत इज्जत करता हूं, उसी तरह जैसे विनोद दुआ और रोहित सरदाना की करता था। आप यूनिक हैं, आप माटी से जुड़े हुए हैं, आप हकीकत को बतलाते हैं। और आज जो आपने मुद्दा उठाया है, इस पर बोलूं या कुछ अलग से कहूं? अलग से बोलिए। मुझे पूछा किसी ने कि इस पे बोले, बोले इस पे तो बोलेंगे ही, बुलाया है इनको, और जब मूड होगा तब आप इस पे भी बोलिएगा त्रिपाठी जी, लेकिन कुछ अलग से बोलिए। मैं सुनना चाहता हूं, तो दिमाग तो बदले। जी 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 बिल्कुल, आपने मुझे मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं भटका नहीं रहा हूं, मुद्दे पे ही हूं। कांग्रेस मेरी तरफ देख रही बड़ी ध्यान से कि इन्होंने बदल दिया मुद्दा। बिल्कुल नहीं बदला रितु, मुद्दा वही रहेगा। और जब मैंने उनसे कहा तो मोहम्मद रफी आता, आज अपना मीटर बैंड बंद रखना, बिल्कुल दूसरे तेवर पे हूं मैं। जी त्रिपाठी जी, बात करिए पूरी। सर, मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि ये लोकतंत्र की बहुत बड़ी विडंबना और दुर्भाग्य है कि आज हमारे देश में एक जिले को चलाने के लिए डीएम और यूपीएससी की योग्यता निर्धारित की जाती है। एक प्रदेश को चलाने के लिए सीएम की योग्यता कोई निर्धारित नहीं है। एक देश को चलाने के लिए पीएम की कोई योग्यता निर्धारित नहीं है। वोट देने वालों में एक आईएएस के वोट की कीमत और एक 10 रुपए के पन्नी पर बिक जाने वाले की कीमत एक ही है। क्या इसी तरह से लोकतंत्र चलेगा? लोकतंत्र के नाम पर हम भेड़िया धसान करते रहेंगे? इसमें कुछ आमूलचूल परिवर्तन होना चाहिए और इसमें आप जैसे बुद्धिजीवी लोगों को आगे आकर के कुछ करना चाहिए। जब कोई बात बहुत प्रमुखता से रखता है, कहता कि क्या हम ऐसे ही चलेंगे, ऐसे ही भेड़िया धसान चलेगा, झंडे ऊपर होते रहेंगे, मुट्ठियां भींचे रहेंगे, या कोई सूरत भी बदलेगी? जी, तो आप एक सवाल उठा, मैं आ रहा हूं, छोटे छोटे बात। जी जनाब। सर, मेरा ये कहना है कि नॉर्थ ईस्ट का प्रॉब्लम नॉर्मल प्रॉब्लम नहीं है। वहां पर नागा ट्राइब वगैरह जो हेड हंटर्स वगैरह थे, अभी भी नागालैंड में वो मतलब एक प्रतिष्ठा का विषय है कि इतना मुंड काट करके हम रखे हैं, और एक लेडीज का नरमुंड का कीमत जो है 10 मेल के नरमुंड के बराबर माना जाता है। और अभी भी वहां पर की स्थिति जो है, आपने कल भी बहुत सारे मर्दों को जो उसके लिए ये किया कि उतने सारे मर्द थे, लेकिन नॉर्थ ईस्ट की औरत जब सेना को रोक सकती है टेररिस्ट को पकड़ने से, वो उस गांव की औरत लोग को सोचिए कि वो कोई भी औरत उस 2 औरत के प्रोटेक्शन के लिए नहीं आई। जब तक नारी अपने अधिकार के लिए, अपने रक्षा के लिए खुद नहीं लड़ेगी, तब तक कोई मर्द उसको हेल्प नहीं करेगा। सर, मैंने सुना, सब औरतों को ही करना है, औरतों के लिए। मर्द सिर्फ बैठेंगे, झंडा उठाएंगे। हैं? नहीं, वैसा नहीं है सर। नहीं है? बिल्कुल नहीं। अच्छा बताइए। मैं एक बड़ी अच्छी बात, वो बात आपने सही कही, ट्राइब्स वाली। 34 किस ट्राइब्स हैं मणिपुर के अंदर, सबकी अपनी खासियत है। जैसे मैं भी अपनी खासियत लेके यहां पे मौजूद हूं, आप त्रिपाठी हैं तो आप भी अपना ही कुल गोत्र लेके यहां पे मौजूद हैं। हम आपसे सिर्फ एक बात कहते हैं, हम जहां से चले थे, कल मैंने कहा था, जहां से हम चले थे हम लगभग वहीं हैं। हम आग को, पहिए को वहीं बटोर के चलने वाले लोग हैं। हम लोग शिकारी हैं, भेड़िए किस्म के शिकारी, जो तेज हैं, जिनके दांत, बस मौके की तलाश है, कोई मौका मिलना चाहिए। जी आ रहा हूं जी। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम हियर। जी थैंक यू सो मच। किसने पकड़ा है ये किसने पकड़ा दिया था? हाँ, अच्छा जी, शुक्रिया जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। कांग्रेस जी,
बीजेपी कह रही है कि आप सदन नहीं चलने देना चाहते, इसलिए हम मणिपुर पर बहस चाहते हैं, लेकिन आप चलने नहीं देना चाहते। जी देखिए, मणिपुर का जो मामला है वो नया नहीं है। 2 महीने से राहुल गांधी जी लगातार और कांग्रेस जो है लगातार ये बात कहती आ रही है कि इस पर संज्ञान लिया जाए, क्योंकि मणिपुर जल रहा है, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बहुत खराब है, कृपया आप संज्ञान लीजिए। लेकिन संज्ञान नहीं लिया जाता। नैतिक आधार पर भी बीरेन्द्र सिंह जी इस्तीफा नहीं देते। उसके बाद 77 दिन बाद एक वीडियो वायरल होता है जिसमें 2 बेटियों को, 2 महिलाओं को, इतनी शर्मसार, मानवता को शर्मसार कर देने वाली घटना है। उस पर भी फिर बीजेपी जो है सियासत खेलती है। मोदी जी सदन के बाहर खड़े होकर ये बोलते हैं कि हाँ, ये जो हुआ बहुत बुरा हुआ, लेकिन राजस्थान और छत्तीसगढ़ में भी बुरा हुआ। क्यों? क्योंकि वो इस चीज को ये बोलना नहीं चाहते, इसको राजनीतिक रंग देने। मतलब आपका कहना है कि मोदी जी को जब बोलना चाहिए था तो सिर्फ मणिपुर के बारे में बोलना चाहिए था, छत्तीसगढ़ का और राजस्थान का नाम नहीं लेना चाहिए था, यही तो कह रही हैं आप? जब मोदी जी विदेश दौरे पर थे, 2 बार विदेश चले जाते हैं, चुनावी रैलियों में भाषण दे देते हैं, मन की बात कर लेते हैं, लेकिन मणिपुर का ऐप बोलने को तैयार नहीं है, महिलाओं पर बात करने को तैयार नहीं है। क्या केवल चुनाव और सत्ता के लिए जो है मोदी जी करते हैं? राइट, वेरी मच। मैं आपको कहूंगा कि आज सारे लोग बोलेंगे, एक एक करके बोलेंगे। मैं आ रहा हूं बीजेपी के पास। जया जी, मैं आपका भी बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आप उड़ीसा से हैं और हमारी डिबेट में शरीक हो रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर। जी, बीजेपी विल रिस्पॉन्ड। मैं आ रहा हूं सर, 2 मिनट दीजिए मुझे, मैं आ जाऊंगा आपके पास। कहां से आना हुआ आपका? दिल्ली से। जी हाँ। राजनीति पर राजनीति, शीशे का घर खुद का और पत्थर हम पर भी मार रहे हैं। अरे अगर मेरा घर शीशे का है तो तुम्हारा भी तो है। आज तुम बात करना चाहते हो मणिपुर पर, तो करिए ना मणिपुर पे बात। मणिपुर पे बात करने के साथ साथ छत्तीसगढ़ का, राजस्थान का, वेस्ट बंगाल का, पश्चिमी बंगाल का, मैं सब पे बात करना चाहती हूँ। मोदी जी बात करेंगे तो सब पर करेंगे। आप आइए, पर पूरी बात होगी, सब औरतों की बात होगी। तुम औरतों के कपड़े उतारोगे अपनी अपने स्टेट में और बात करोगे सिर्फ मणिपुर की। आया, आ रहा हूं तुम डर। जी, कहां से अरे आ रहे, ये जब मौका आएगा तब पूरा एकदम चिल्ला के रख दीजिएगा, माइक फटा जाए मेरा एकदम। जुड़िए। जी, कहां से आना हुआ? मैं ऋतु आऊंगा 1 by 1। जी, मैं जिला सिवनी से आया हूं जो मध्य प्रदेश में है। बोलिए भैया। मैं बड़े शर्म के साथ एक चीज कहना चाह रहा हूं सर। हाँ। देश को आजाद हुए इतना साल गुजर गया, उसके बावजूद भी मेरी बहनों के ऊपर समस्या ज्यों के त्यों है। समस्या क्या है बताऊं मैं? समस्या बहनों के तन से कपड़े उतारे जा रहे हैं वो नहीं है। समस्या ये है कि सरकार ही ऐसी है, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो। हमने अपनी बहनों की असमत इन निकम्मों के हवाले की है सर, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो। क्या नाम है बेटा? है सहरोज। कहां से आना? रुको भाई, देखो ये अगर करोगे तो मैं बंद कर देता हूं फट से प्रोग्राम। भाई ये देखिए, आप ही क्रांतिकारी नहीं है। आराम से 1 by 1, आई विल गिव यू चांस। जी प्रतीक, मुझे तो दुख हो रहा है। महिला है अनुजा, एक महिला है, महिला होकर एक डिफेंड कर रही है ऐसी चीज को पॉलिटिकल रूप से। मैं ये कहना चाहता हूँ अनुजा, आज राजनीति की बात नहीं है, ना मैं कांग्रेस का हूँ ना आप बीजेपी की है, यह इंसानियत की बात है। जो मणिपुर में हुआ वो इंसानियत के नाम पे कलंक है और हमारे संविधान के नाम पे भी वो कलंक है, धब्बा है। और सुनिए, ये वारदात कब हुई? आपका मुख्यमंत्री वहाँ 18 मई को इसके बारे में 0 FIR दर्ज हुई। सुनिए, 18 मई थोड़ा बोलेंगे 1 by 1 पूरी बात सुनी मैंने। 18 मई को जमा हुई है ये FIR। मोहम्मद रफी, क्या कार्रवाई की? बैठिए मोहम्मद रफी, बैठिए। गृह मंत्री भी वीरेंद्र सिंह का क्या कर रहे, बकवास कर रहे हैं आप? बैठिए, शर्म नहीं आती आपको? बैठिए, नहीं हो सकता, पटक के तरीका नहीं हो सकता। बैठिए चुपचाप। जब मैंने बोल दिया
जब मैंने बोला तो बैठने का मतलब है। मैं बात करूंगा जो है बुलाइए कह रहा हूं विपक्ष के प्रवक्ता को, मैं मणिपुर में बात करूंगा। नहीं आराम चले नॉट डन सर, दिस इज नॉट डन। बढ़िया चुपचाप बैठिए चले बैठिए आप बैठिए। मैं तुमसे चले आराम चले ना कूल डाउन। नहीं तू यहाँ भाई प्लीज कम। नो तो ये दिस इज नॉट द वे। आप शो के अंदर आइए जी। राकेश सर, जब बात यहाँ पर महिला की होती है, भाई क्या कर रहे हैं आप? भाई आराम से जी राकेश जब बात महिला की होती है तो मैं उन भाई के साथ खड़ा हूँ कि सरकार, शैलेंद्र कूल डाउन। और जब सरकार की बात होगी तो वो सभी सरकार की बात होगी, क्योंकि मुद्दा मणिपुर नहीं है, मुद्दा वो नारी है जिसको नंगा करते हैं ये सियासत वाले। और एक बार कोई अगर सियासत वाले नंगा करते हैं, ऋतु ये नहीं यार, दिस इज नॉट द वे। रहता को नहीं है मुद्दा, वहाँ की महिला नहीं है, तो क्या आपके मुख्यमंत्री है? अगर आपके इनके मंत्री का बेटा, क्या कर रहे हैं आप क्या कर रहे हैं? आप चलिए आप बात कीजिए नारी की अस्मिता की, नारी के सम्मान की। आप इसको छुपाएंगे, इसको और एक बात राहुल जी, भाई ऋतु ये तरीका नहीं है हमारे शो का। हमारे शो नहीं ऋतु ना अगर आप चुपचाप बैठ सकती हैं तो मैं शो करूंगा, वरना नहीं। आपको भी बैठना, चुपचाप बैठिए आराम से। कंप्लीट करिए 5 सेकंड में जी। मैं यही कह रहा हूँ कि नारी मुद्दा हो सकता है, ना मणिपुर मुद्दा ना राजस्थान मुद्दा। यदि सिर्फ मणिपुर बनेगा तो राजस्थान भी बनेगा, क्योंकि नारी मुद्दा है। और आप बात कर रही थी, बहुत चिल्लाती हैं। राहुल जी कब गए? वीडियो है 4 मई की घटना है। राहुल जी कब गए? इतना क्या वो पूरे मणिपुर घूम रहे थे, उनको ये दिखा नहीं था या ठीक संसद में एक लाइन देखिए, आपका जब मौका मिलेगा तब आप बोलेंगे जी। आपको बोलना है एक तरफा शो करा रहे हैं क्या नाम जी? गलत तरीका आपका प्रभा जी। आप जो चाह रहे हैं ना ढकना, ढकेगा नहीं, देश देख रहा है। आज आप फंसे हैं मुद्दे पे, बोलने दीजिए मोहम्मद रफी बोलने दीजिए। ये पर्दा डालना चाह रहे हैं, चिल्ला रहे हैं बेमतलब। राहुल जी की बात बोला मेरे भाई ने, राहुल जी की बात बोला। राहुल जी कब गए? भाई मेरे, अब तो वो सांसद ही नहीं है। और जो चूड़ियां लेकर के जाती थी ना लोगों को देने, नाम मैं नहीं लूंगा, आप लोग लो नाम। कौन चूड़ियां भेजती थी प्रधानमंत्री को? महिला और बाल विकास मंत्री है। तू जाता है। और सुनो, शर्म की बात है, और यहाँ पार्टी की बात नहीं करूंगा। तुमने राहुल जी का नाम लिया इसलिए मैंने बोल दिया। मैं सारे भाइयों से कहूंगा एक ही बात, मैंने बहुत पहले प्रतिभाई लिखा था। भाई क्या कर रहे हैं आप कह रहे हैं तो वेट करिए, मैं नंबर आएगा आपका जी। मैंने बहुत पहले लिखा था। अब वहां पे नहीं आ पाएगा नंबर इधर ही आ पाएगा। नहीं वहां तक नहीं आऊंगा जी। मैंने बहुत पहले लिखा था प्रतीक भाई, और वही बोलता हूँ 1 मिनट में। बिल्कुल पार्टी पॉलिटिक्स नहीं, सीधी बात कर रहा हूँ कि वो अपने कर्मों से अनजान क्यों भटका है इंसान, मानवता रो रही है। बेटी का होता अपमान तू पूजे देवी और भगवान, सरलता खो गई है, मानवता रो रही है। और वहां की घटना जो इस पर बोलता हूं प्रतीक भाई कि टूटे चूड़ी कंगन हार, आंखों में उसको की धार, बिटिया ले गई है, मानवता रो रही है। आज मैं मानवता के पॉइंट आपका लिया मैंने। दत्ता साहब जी बैठे जी। मानवता वही कह रहे, लड़ाई झगड़े की बात नहीं है। दत्ता जी, सबसे पहले मणिपुरी भाषा में ही शुरू करता हूँ। नुंगसी बिनय मणिपुर, আজি मैं बहुत ही आहत हूँ। जे हिसाबत मणिपुर जली आछे मोर एकु कब नाई। अब मुद्दे पे आता हूँ। मुद्दा ये है कि बिल्कुल मणिपुर जिस हिसाब से बर्बरतापूर्ण जो घटना हुआ है वो हर किसी के दिल को झंझाड़ के रख दिया है, और इस पे किसी तरह की राजनीति नहीं हो सकती है। पर सवाल तो उठेगा बहुत सारी चीजों को लेके। सवाल उठेगा जब दलित बेटी को राजस्थान में जलाया जाता है एसिड देके और नंगा वे में प्रदर्शित किया जाता है। सोनिया जी की मुंह क्यों बंद रहती है? छत्तीसगढ़ जब जलता है सोनिया जी की मुंह क्यों बंद रहती है? उसके साथ साथ
बिहार में राजनीतिक कार्यकर्ता विपक्ष के मार मार के खत्म किया जाता है, चुप क्यों रहती है? 2014 से बंगाल लगातार जल रही है। कितने सारे सामूहिक बलात्कार बंगाल में हुआ है महिलाओं का, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को वो चीज दिखाई नहीं देता है। कहाँ गए सम्राट? बोलो सम्राट। हाँ बोलिए। देखिए, जो बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं, उन्हीं के अपना परिचय दो पहले। मैं भीम आर्मी प्रदेश महासचिव बिहार। ये रखो पहले, भीम आर्मी प्रदेश महासचिव बिहार। अच्छा, वो उसका प्रदर्शन चल रहा है यहाँ पे। जी जी जी, हाँ, चंद्रशेखर आजाद जी। हाँ, हम तो वही है ना, कहाँ जाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल सर, आप उसको नहीं दिखाइएगा। ना, अब तो पूछ किसी और तरह, आपकी आत्मा से पूछ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो पटके से पहचान लिया था। बोलो। बिल्कुल, ये पूरे देश की बात है, किसी भी पार्टी का कोई क्यों ना हो, मणिपुर के मुद्दे पे सभी लोगों को एकजुट होकर के एक आवाज में बोलनी चाहिए। बिल्कुल, आई एग्री। हमारी बहनी बेटियों के साथ इस देश में कोई भी सरकार हो, चाहे किसी भी पार्टी क्यों ना हो, अगर इस तरीके से अगर घिनौना हरकतें होगी तो सभी लोगों को एक प्लेटफॉर्म पे आकर के लड़ना चाहिए। मैं आपकी बात से पूर्णतः 100% है। लेकिन बीजेपी की सरकार में ये संभव नहीं है, क्योंकि यही जंतर मंतर पे पहलवानों जो हमारे देश की गौरव हैं, उन लोगों के साथ चिरहरण किया जाता है, और वो सांसद जो है आज भी बीजेपी का सांसद खुलेआम घूम रहा है। तो ऐसी सरकारों पर जो है हम लोग उम्मीद नहीं कर सकते हैं। और ये क्या बात करेंगे बेटी पढ़ाओ की? आज तक जो है हाथरस वाली बेटी को जो है न्याय नहीं मिला, रात के अंधेरों में जो है जला दिया जाता है, और दिन के उजालों में जो है गोलियां मार दी जाती है जो आवाज उठाता है। लेकिन फिर भी हम लोग जो है तमाम युवाओं को और तमाम देश के जितने जिम्मेदार नागरिक हैं, उन लोगों का कर्तव्य है कि बेटी बहनों, ये देश जो है, यहाँ पर महिलाओं को, बच्चियों को देवी का दर्जा दिया जाता है। लेकिन सरकार जो है, देखिए, ये संत महात्माओं का देश है। ये गौतम। अच्छा, मैं एक सवाल पूछता हूँ, अगर सरकार बदल जाए, सरकार बिल्कुल, जब मैं एक चीज बताऊं, सरकार बदल जाए तो सब ठीक हो जाएगा। मैं कह रहा हूं कि एक बार चंद्रशेखर आजाद जी को जो है पीएम बना दिया जाए। हम उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। बैठ जाओ, सारे लोग बैठ जाओ, चुपचाप। हम उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, जहां से आजाद जी आते हैं। हमारे यहां एक कहावत कही जाती है, मोहम्मद रफी, ये हाथ वो हाथ, ला जरा टिड़िया वाला हाथ। वो समझ गए? नहीं समझे तो मैं बताता हूं। बोले मुझे इससे उससे नहीं मतलब है, जिस बाह पे सोने की मणि बंधी है वही वाला हाथ दे दे। बोले प्रधानमंत्री उनको बना दो। कोई ये नहीं बता पा रहा है कि ये सूरत कैसे बदलेगी। सवाल तो यही है कि आ गया। रुको जी। बहुत शांति से सुन रही हूँ सबको, यहाँ पे जो उजड़ता हो रही है वो भी देख रही हूँ। भीम आर्मी वालों ने एक प्रश्न उठाया, केस है 8 अप्रैल 2023, दलित महिला को बलात्कार के बाद जलाकर मार डाला, राजस्थान। आप सरकारें चूज करके बोलते हैं क्या महिलाओं के लिए? शर्म नहीं आती आप लोगों को? अरे शर्म नहीं आती आप लोगों को? पूछती हूँ आप लोगों से। अरे झारखंड में, छत्तीसगढ़ में दलित महिलाएं, आदिवासी महिलाओं को नंगा करके 10-10 बार रेप किया जाता है। उसके बाद झूठ केस दिखाऊंगी, साक्ष्य के साथ बोलती हूँ, साक्ष्य के साथ बोलती हूँ, और एक भी साक्ष्य के बिना बात नहीं करती हूँ, समझे? साक्ष्य के साथ बोलती हूँ। अरे तुम लोग को शर्म आनी चाहिए। महिलाओं की बात करने के लिए पहले आंखों में शर्म लेकर आओगे, पहले शर्म लेकर आओगे। कहाँ गए? हाँ, आ गया। समाजवादी पार्टी, सम्राट अपना उधर मोर्चा संभालो, कसके मोर्चे पे रहो। आराम जी। निर्वस्त्र नहीं हुई इस देश की बेटियां, निर्वस्त्र हो गया ये समाज, निर्वस्त्र हो गया इस देश की आत्मा, निर्वस्त्र हो गया लोकतंत्र, और निर्वस्त्र हो गया डबल इंजन सरकार, और निर्वस्त्र हो गए वो लोग जो इस समय भी मणिपुर की बेटियों के पक्ष में न बोल करके दूसरी उदाहरण दे रहे हैं। धैर्य रखिए, धैर्य रखिए, धैर्य रखिए। ये सिचुएशन क्यों आती है?
हाँ, जब लड़कों से गलती हो जाती है, ये भी सब देख रहे हैं। और दूसरा एक चीज कहना चाहता हूँ, भगा दूंगा वहां पर। जब वो जो नरपिशाच थे दरिंदे, वो उन बेटियों को नोच नहीं रहे थे, वो बाबा साहब के बनाए हुए। दिस इज नॉट वो दरिंदे उनको लड़कियों को नहीं नोच रहे थे, वो बाबा साहब के बनाए हुए संविधान के पन्नों को नोच रहे थे। और ये लोग भी वही काम कर रहे हैं कि दूसरे राज्य का उदाहरण देना बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन जो मुद्दा भी है वो है, खुद वहाँ के मुख्यमंत्री ने ये कहा कि यहाँ पर ऐसे बहुत सारे। मैं एक सवाल आपसे पूछता हूँ। हाँ भैया, ठीक है, चंद्रशेखर आजाद जी, हमला नहीं होना चाहिए किसी पर भी। लोकतंत्र में सारे लोगों का अधिकार है किसी के बारे में बोलने का। जी, मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं। बिल्कुल आपने सही बात कही कि वो पुराने मुद्दे नहीं उठाए जाने चाहिए। बिल्कुल उठाए जाने चाहिए जब समय है। अब यहाँ का मुद्दा निकल के आया, प्रधानमंत्री या टेलीग्राम में क्या छपा कि 56 इंची जो कहते हैं ना खाल है, उसको भेदने में 79 दिन लगे। ये लिखना पड़ा आज पेपर को। और दूसरी बात ये कहना चाहता हूँ, जब चीरहरण हुआ पंचाली का, और पंचाली को जो लोग देख रहे थे, चाहे वो कितने भी वीर द्रोणाचार्य हो या भीष्म पितामह हो, जब अस्मत रुक समाजवादी के टाइम में भी तो यूपी में यही हुआ। जब इन्होंने कहा कि भीष्म पितामह भी देख रहे थे, जब इन्होंने कहा कि भीष्म पितामह भी देख रहे थे, तो इन्होंने जवाब दे दिया कि भीष्म पितामह कौन थे, सब देख रहे थे जब अत्याचार हुआ। जी, मैं एक आपका है, उसके बाद डिबेट ओपन है। देखिए प्रतीक भाई, सब लोगों ने बताया क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ, किसी ने सोल्यूशन नहीं बताया। ये जनता, मैं आऊंगा सोल्यूशन पे आऊंगा, वक्त छोड़ ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होता हूं। वंदे साइकिल और एक युवक को खींच ले गया। गहराई में जाते ही मोटरसाइकिल समा गई, लेकिन वो युवक जान बचाने के लिए पानी में हाथ पैर मारता दिखाई दिया। हालांकि उसके एक दोस्त ने फौरन ही पानी में छलांग लगा दी और उसकी जान बचा ली। पाकिस्तान से अपने बच्चों के साथ भारत आई सीमा हैदर मामले की पड़ताल करने के लिए न्यूज 18 की टीम नेपाल की राजधानी काठमांडू पहुंच गई, क्योंकि सीमा का दावा है कि उन्होंने दिल्ली के पास ग्रेटर नोएडा के रहने वाले सचिन मीणा से मार्च में काठमांडू के पशुपतिनाथ मंदिर में हिंदू रीति रिवाज से शादी कर ली थी, और इसी वजह से उन्होंने खुद को सचिन की पत्नी बताया। पुलिस की तरफ से दर्ज एफआईआर के मुताबिक 10 मार्च को सीमा हैदर पाकिस्तान के कराची से दुबई होते हुए नेपाल की राजधानी काठमांडू पहुंची थी, जहां वो सचिन के साथ न्यू विनायक होटल में करीब 8 दिन तक रुकी। सीमा का दावा है कि उस दौरान उन्होंने सचिन से हिंदू रीति रिवाज से शादी कर ली थी। उनके इस दावे की पड़ताल के लिए न्यूज 18 की टीम काठमांडू पहुंच गई। पशुपतिनाथ मंदिर में उन्होंने ये बताया था कि उन्होंने यहाँ पर शादी की थी। हालांकि सीमा और सचिन ने अपनी शादी के सबूत के तौर पर न तो कोई वीडियो दिया और न ही कोई तस्वीर सामने रखी। नेपाल के काठमांडू के जिस होटल में सीमा हैदर और सचिन रुके थे, उस होटल के मालिक ने उन दोनों के पशुपतिनाथ मंदिर में शादी करने के दावे पर सवाल उठा दिए। उस होटल के मालिक ने दावा किया कि सीमा और सचिन की शादी पशुपतिनाथ मंदिर में नहीं बल्कि उनके होटल के कमरे में हुई थी। जबकि पाकिस्तान से भारत पहुंची सीमा हैदर और उनके प्रेमी बताए जा रहे सचिन कई बार ये दावा कर चुके हैं कि दोनों ने पशुपतिनाथ मंदिर में शादी की थी, लेकिन काठमांडू शहर में मौजूद न्यू विनायक होटल के मालिक ने उनकी शादी पर ही सवाल उठा दिए। ये वही होटल है जहां सीमा हैदर और सचिन रुके थे। होटल के मालिक का दावा है कि सीमा हैदर और सचिन की शादी मंदिर में हुई ही नहीं। जो उन्होंने सिंदूर डाले थे, वो सिंदूर यहाँ तो हमारा ये रूम का। यही नहीं, होटल के मालिक ने यह भी बताया कि सीमा हैदर 10 मार्च को पहुंची थी, जबकि सचिन एक रोज पहले ही यानी 9 मार्च को ही होटल पहुंच गए थे। उधर चीन में बादलफार बारिश के बाद बाढ़ ने कोहराम मचा दिया है, जिसकी वजह से वहां के कई शहर पानी में डूब गए हैं। वहां पर हालात बेकाबू हो गए हैं, जिससे वहां के लोगों की परेशानी कई गुना बढ़ गई। क्योंकि भारी बारिश के बाद चीन की वुशी शहर में बाढ़ जैसे हालात हो गए।
वहां की सड़कों पर नदी बहती दिखी। बाढ़ के पानी ने वहां ऐसा तांडव मचाया कि वहां से जो वीडियो सामने आए वो डराने लगे। वहां से आई एक तस्वीर में बड़ी बड़ी गाड़ियां पानी में आधी से ज्यादा डूबी हुई दिखी और वहां खड़ा एक ट्रक पानी में तैरता दिखा और उसमें इतना पानी भर गया कि वो ट्रक पानी की तरफ झुका दिखा। घर से जरूरी काम के लिए निकलने वाले लोग भी घुटने तक भरे पानी से होकर गुजरने को मजबूर दिखे। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के नेता लालचंद माल्ही ने सीमा हैदर की पहचान पर ही सवाल उठा दिए। सीमा हैदर का दावा है कि वो पाकिस्तान के कराची शहर की रहने वाली हैं और वो अपने प्यार सचिन मीणा के साथ रहने के लिए नेपाल के रास्ते 4 बच्चों के साथ भारत आईं। लेकिन पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पार्टी पीटीआई यानी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के नेता लालचंद माल्ही ने सीमा हैदर की पहचान पर ही सवाल खड़े कर दिए। तो उसकी ओरिजिन है क्या? बेसिकली तो पहले तो उसकी ओरिजिन डिटरमिन करने की जरूरत है। जबकि कुछ रोज पहले ही अमेरिका में रहने वाले पाकिस्तान के यूट्यूबर शायन अली ने यह दावा किया था कि सीमा आईएसआई की ट्रेंड जासूस है और वो किसी बड़े प्लान को अंजाम देने के लिए भारत में दाखिल हुई हैं। और इमरान खान की पार्टी के नेता लालचंद माल्ही ने यह भी दावा किया कि अगर सीमा हैदर पाकिस्तान आती हैं या उन्हें वापस भेजा जाता है तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने आरोप लगाया कि सीमा अपने पति को तलाक दिए बिना बच्चों को लेकर भारत चली गई। जबकि भारत आने के बाद सीमा हैदर ने पति गुलाम हैदर पर बुरे बर्ताव और मारपीट करने का आरोप लगाया। सीमा हैदर ने यह भी डर जताया कि अगर वो पाकिस्तान वापस गईं तो उन्हें और उनके बच्चों को मार दिया जाएगा। इसीलिए उन्होंने पाकिस्तान लौटने से साफ इनकार कर दिया। लेकिन इमरान खान की पार्टी के नेता लालचंद माल्ही ने सीमा हैदर पर पति को धोखा देने का आरोप लगाया। उन्होंने दावा किया कि पाकिस्तान आने पर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वो शादीशुदा है, उसके 4 बच्चे हैं और वो चीटेड ऑन हर हस्बैंड। लालचंद माल्ही ने यह आशंका भी जताई कि पाकिस्तान लौटने के बाद सीमा हैदर पर सिंध प्रांत के डकैत हमला भी कर सकते हैं। उधर गुजरात के द्वारका में भारी बारिश के बाद जल भराव लोगों के लिए मुसीबत का सबब बन गया है। कई इलाके पानी में डूबे हुए नजर आ रहे हैं तो कहीं कहीं कमर तक पानी भर गया, जिसकी वजह से वहां रहने वाले सभी लोगों को काफी दिक्कतें पेश आईं। वहां की गली कूचे पानी से लबालब दिखे। वहां से आई तस्वीरों में दिखा कि हर तरफ हर जगह पानी भर गया, जिसकी वजह से गाड़ियों की रफ्तार भी धीमी पड़ गई और कई जगह तो पानी भरने की वजह से कई गाड़ियां खराब हो गई। कहीं टखने तो कहीं घुटने तक भरे पानी से होकर लोगों को गुजरना पड़ा। खुफिया एजेंसियों के सूत्रों ने दावा किया कि सीमा हैदर पाकिस्तान से भारत आने के लिए हर महीने 25,000 रुपए की बचत करती थी। सूत्र ये भी बताते हैं कि पूछताछ के दौरान सीमा ने यह बताया कि सऊदी अरब से उनके पति गुलाम हैदर हर महीने 70 से 80 हजार पाकिस्तानी रुपए उनको भेजते थे, जिनमें वो हर महीने करीब 25,000 रुपए बचा लेती थी। जांच के दौरान यह भी पता चला कि सीमा हैदर ने 12 लाख पाकिस्तानी रुपए में कराची में एक मकान खरीदा था, लेकिन सिर्फ 3 महीने बाद जनवरी 2023 में उन्होंने उस मकान को बेच दिया। सूत्र बताते हैं कि उन्हीं पैसों से सीमा हैदर ने अपना और अपने बच्चों का पासपोर्ट बनवाया था। उस दौरान वो 10 मार्च को सचिन से मिलने पाकिस्तान से दुबई होते हुए नेपाल भी गई। और खुफिया एजेंसियों के सूत्र ये भी बताते हैं कि सचिन से मिलने के दौरान सीमा हैदर ने करीब 3 लाख रुपए खर्च किए थे। वहीं पति गुलाम हैदर का दावा है कि सीमा ने कुछ महीने पहले उनसे 3 लाख रुपए मांगे थे और भारत आने से पहले उन्होंने उधार में 70,000 का फोन भी लिया था। पुलिस सूत्रों के हवाले से खबर है कि पाकिस्तान से आई सीमा हैदर से पूछताछ के दौरान जांच एजेंसियों को उनके जासूस होने का कोई सबूत नहीं मिला, जबकि शक ये जताया जा रहा था कि बच्चों के साथ भारत पहुंची सीमा हैदर पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई की एजेंट है। और इसी वजह से यूपी एटीएस की टीम 3 दिन तक सीमा, सचिन मीणा और सचिन के पिता नेत्रपाल से पूछताछ करती रही। लेकिन पुलिस सूत्रों के हवाले से खबर है कि कई घंटों की पूछताछ के बाद भी सीमा हैदर के जासूस होने का कोई सबूत नहीं मिला, क्योंकि यूपी एटीएस की टीम ने सीमा की दी हुई जानकारी को जब खंगाला तो उनमें ज्यादातर बातें सच निकली। जिसके बाद यूपी पुलिस की तरफ से एक दिन पहले 2 पन्नों का बयान भी जारी किया गया, जिसमें सीमा हैदर को लेकर किसी भी तरह की जासूसी से जुड़ी या उन पर शक की कोई बात नहीं लिखी दिखी। खबर है कि जल्द ही यूपी एटीएस अपनी रिपोर्ट दूसरी जांच एजेंसियों के साथ उत्तर प्रदेश सरकार को सौंप देगी। और इस बीच राजस्थान के अजमेर से दिल दहला देने वाला एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें एक इमारत भर कर बरसाती नाले में समा गई, जिसके बाद उस इलाके में हड़कंप मच गया, क्योंकि नाले के पास बने 3 मकान देखते ही देखते उसमें समा गए। बारिश की वजह से वहां की बरसाती नाले उफान पर बहने लगी, जिसकी वजह से नाले के आसपास बनी इमारतें कमजोर हो गईं और वहां बनी 3 इमारतें ताश के पत्ते की तरह नाले में गिर गईं, जिसकी वजह से उस नाले का पानी उछलकर सड़क पर आ गिरा और हर तरफ उन इमारतों का मलबा फैल गया। टेढ़ा होते होते एकदम से अचानक ये मकान धराशायी होकर के नाले में गिर गया। गनीमत ये रही कि हादसे के दौरान वहाँ कोई मौजूद नहीं था, जिसकी वजह से कई लोगों की जान बच गई। झारखंड के रामगढ़ में सीमा हैदर का न सिर्फ विरोध हुआ बल्कि फौरन उन्हें पाकिस्तान भेजने की मांग की गई। महिला जन अधिकार मंच नाम के संगठन की कार्यकर्ताओं ने सीमा के भारत आने के विरोध में जमकर प्रदर्शन किया और केंद्र सरकार से उन्हें पाकिस्तान वापस भेजने की मांग की।
विरोध प्रदर्शन के दौरान महिला जनाधिकार मंच की कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी की और प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। इस बीच यूपी के देवरिया में राज्य के मंत्री और निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद ने सीमा हैदर पर बड़ा बयान दे दिया। कोई भी व्यक्ति अगर पाकिस्तान का भारत में आता है तो मेरा एक ही राय है, उसे पाकिस्तान भेज देना चाहिए। लेकिन समाजवादी पार्टी के नेता एसटी हसन तो संजय निषाद से भी एक कदम आगे निकल गए। ये साइको गर्ल है, इसका साइकेट्रिक भी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। इसी तरह देश के कई दूसरे इलाकों से भी पाकिस्तान से आई सीमा के विरोध की खबरें सामने आई। उधर महाराष्ट्र के रायगढ़ में पहाड़ के साथ एक अनोखी खुशबू ब्लैकस्टोन अगरबत्ती। ज्ञानवापी में विवादित हिस्से को छोड़कर पूरे परिसर में एएसआई सर्वे को कोर्ट ने दी मंजूरी। कार्बन डेटिंग की भी मिली इजाजत। कोर्ट के फैसले के बाद हिंदू पक्ष ने मनाया जश्न। मणिपुर दरिंदगी मामले में अब तक 4 आरोपी गिरफ्तार। कोर्ट ने सभी आरोपियों को 11 दिन की कस्टडी में भेजा। मुख्य आरोपी के घर लोगों ने लगाई आग। मणिपुर मामले पर संसद के दोनों सदनों में आज भी संग्राम। विपक्ष के हंगामे के बाद सोमवार तक स्थगित हुई संसद की कार्यवाही। लोगों ने स्वीडन के दूतावास पर हमले के बाद आग लगा दी। इराक के मीडिया के मुताबिक बवाल कर रहे लोग स्वीडन में कुरान के अपमान की घटना से नाराज थे और गुस्से में स्वीडन के दूतावास को घेर लिया। वहां से सामने आए वीडियो में कुछ प्रदर्शनकारी दूतावास की दीवार पर चढ़ते हुए दिखे, जिसके बाद कुछ लोग दूतावास के अंदर घुस गए और वहां आग लगा दी। इराक के मीडिया के मुताबिक ये लोग स्वीडन में दोबारा कुरान के अपमान की इजाजत मिलने से भड़क गए और बवाल कर दिया। प्रदर्शनकारी अपने साथ बैनर और झंडे लेकर पहुंचे और उन्होंने स्वीडन के खिलाफ नारेबाजी की। हंगामा कर रहे लोगों को रोकने के लिए कुछ पुलिस वाले भी वहां नजर आए, लेकिन प्रदर्शनकारियों के आगे उनकी एक न चली। बगदाद में स्वीडन के दूतावास पर हुए हमले के बाद कुरान के अपमान पर खुद स्वीडन और इराक भी भिड़ गए। स्वीडन के मीडिया के मुताबिक इस बवाल के बाद स्वीडन की सरकार ने इराक को चेतावनी दी और दूतावास पर हमले को इराक सरकार की नाकामी बता दिया। वहीं इराक ने भी स्वीडन के खिलाफ सख्त रुख दिखाया और उससे राजनयिक संबंध तोड़ दिए, जिसका मतलब यह हुआ कि कुरान के अपमान के मुद्दे पर स्वीडन और इराक अब खुलकर आमने सामने आ गए। स्वीडन के मीडिया के मुताबिक बगदाद में उसके दूतावास पर हुए हमले और आगजनी की घटना पर स्वीडन ने इराक को घेर लिया। वहीं इराक ने भी स्वीडन को कुरान के अपमान की फिर से इजाजत देने पर धमका दिया और सख्त कदम उठाते हुए स्वीडन के राजदूत को निकाल दिया और स्वीडन से अपने राजनयिक को वापस बुला लिया। क्योंकि एक रोज पहले स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम की पुलिस ने एक बार फिर वहां एक प्रदर्शनकारी को कुरान के अपमान की इजाजत दे दी, जिस पर दोनों देश आमने सामने आ गए। उधर न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक ब्राजील के दक्षिणी इलाके में भारी बारिश के बाद वहां पर वाटरफॉल में पानी का जलस्तर काफी ज्यादा बढ़ गया और उन झरनों में पानी का बहाव 6 गुना बढ़ गया। वहां से आई तस्वीरों में झरने का पानी बिजली की रफ्तार से बहता दिखा। झरने से गिरने वाला पानी इतनी तेजी से आगे बढ़ता दिखा कि मानो वो सब कुछ अपने साथ बहाने पर आमादा हो। साथ ही पानी के पास धुआं भी उठता दिखा। हालांकि पानी का ये रौद्र रूप जितना लोगों को डराने वाला लगा, जबकि कई लोग इस उफनते झरने को देखने के लिए गए और मोबाइल में इसका वीडियो भी रिकॉर्ड किया। बुरहानपुर में उफनती लहरों ने वहां मौजूद लोगों को खतरे में डाल दिया। तेज बारिश की वजह से नदी और नालों में उफान आ गया, जिससे कई इलाकों में रास्ता पार करना लोगों के लिए मुसीबत का सबब बन गया। इस बीच बारिश से मची तबाही का एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें लोग अपनी जान पर खेलकर उफनती लहरें पार करने को मजबूर दिखे। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में बारिश ने ऐसा कहर बरपाया कि वहां से सामने आई डरावनी तस्वीरों ने इसकी गवाही दे दी। वहां से सामने आई एक तस्वीर में एक पुल के ऊपर पानी की तेज धार बहती नजर आई, जिसमें रास्ता पार करने के लिए लोग एक दूसरे का हाथ पकड़कर चलते दिखे। वहीं एक मोटरसाइकिल सवार ताकतवर लहरों का सामना करते हुए वहां से गुजरता दिखाई दिया। वहीं प्रशासन ने लोगों को उन रास्तों पर न जाने के निर्देश दे दिए, क्योंकि थोड़ी सी भी चूक उन लोगों को बड़ी मुसीबत में डाल सकती थी। उधर हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में भारी बारिश के बाद बाढ़ प्रभावित इलाकों में लोगों को राहत पहुंचाने के लिए प्रशासन ने मोर्चा संभाल लिया और वायुसेना के हेलीकॉप्टर के जरिए जरूरतमंद लोगों तक राहत सामग्री पहुंचाने का काम शुरू कर दिया, क्योंकि कुल्लू में कई दिनों तक मूसलाधार बारिश और बादल फटने की वजह से बड़े पैमाने पर तबाही हुई। नदी और नाले में आए उफान ने कई पुलों को उखाड़ दिया और पहाड़ खिसकने और जमीन धंसने की वजह से कई सड़कें बंद हो गई, जिसके बाद कई इलाकों का आपसी संपर्क टूट गया। गवर्नमेंट के जो विभिन्न विभाग हैं उनका ही लॉस ऑलमोस्ट 1000 करोड़ के आसपास का नुकसान जो है उस जिला में। कई इलाकों में खाने पीने की चीजों की किल्लत होने लगी, इसीलिए वहां प्रशासन की तरफ से लोगों को खाने के पैकेज पहुंचाए गए। गुजरात में भी मूसलाधार बारिश ने ऐसा कहर बरपाया कि वहां के कई इलाके पानी पानी हो गए। जूनागढ़ से जो तस्वीर सामने आई उसे देखकर ऐसा लगा मानो नदी के बीच में शहर बसाया गया हो,
क्योंकि जूनागढ़ में जहां तक निगाह गई सिवाय मटमैले पानी के कुछ और नजर नहीं आया। आसपास के गांव तालाब में बदल गए और सड़कों का तो नामो निशान ही मिट गया। तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, न्यूज़ 18 इंडिया जहां पर ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखा रहा है। जूनागढ़ में मौसम विभाग ने बारिश का रेड अलर्ट जारी कर दिया। वहां लगातार होती बारिश ने पूरे शहर को लबालब कर दिया। वहां के कुछ रिहायशी इलाकों में तो घुटनों तक पानी जमा हो गया, जिसके बाद वहां रहने वाले लोगों की परेशानियां बढ़ गईं। इटली में आए खतरनाक तूफान का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसमें तेज हवा और बारिश के बीच ऊंचे पहाड़ से कई पेड़ टूटकर नीचे खाई में गिरते नजर आए। जिसके बाद इटली के डोलोमितस इलाके में इमरजेंसी का ऐलान कर दिया गया, क्योंकि वहां पहाड़ी इलाके में आए भयंकर तूफान ने तबाही मचा दी। जिसका एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसमें हवा की रफ्तार काफी तेज दिखी और वहां लगे कई पेड़ धराशायी हो गए। सामने आए वायरल वीडियो में ऊंची पहाड़ी से कई पेड़ उखड़कर नीचे खाई में गिरते नजर आए। बताया गया कि वहां कुछ जगह पर बारिश के बाद बड़े बड़े ओले भी गिरे, इसलिए खतरे को देखते हुए प्रशासन ने इमरजेंसी का ऐलान कर दिया। उधर गुजरात के बोटाद जिले से दिल दहला देने वाला एक मामला सामने आया है। यहाँ पर पानी के तेज बहाव को पार करने के चक्कर में एक युवक अपनी मोटरसाइकिल के साथ बह गया, जिसका वीडियो भी सामने आया, जिसमें एक सड़क पर आए सैलाब के बीच 3 युवक एक मोटरसाइकिल को लेकर जूझते नजर आए। वो लोग मोटरसाइकिल को अपने साथ निकालने की कोशिश करते दिखे, लेकिन पानी के तेज बहाव में वो ज्यादा देर तक वहां टिक नहीं सके। बिजली की रफ्तार से बह रहा सैलाब अपने साथ मोटरसाइकिल और एक युवक को खींच ले गया। गहराई में जाते ही मोटरसाइकिल समा गई, लेकिन वो युवक जान बचाने के लिए पानी में हाथ पैर मारता दिखाई दिया। हालांकि उसके एक दोस्त ने फौरन ही पानी में छलांग लगा दी और उसकी जान बचा ली। पाकिस्तान से अपने बच्चों के साथ भारत आई सीमा हैदर मामले की पड़ताल करने के लिए न्यूज़ 18 की टीम नेपाल की राजधानी काठमांडू पहुंच गई, क्योंकि सीमा का दावा है कि उन्होंने दिल्ली के पास ग्रेटर नोएडा के रहने वाले सचिन मीणा से मार्च में काठमांडू के पशुपतिनाथ मंदिर में हिंदू रीति रिवाज से शादी कर ली थी और इसी वजह से उन्होंने खुद को सचिन की पत्नी बताया। पुलिस की तरफ से दर्ज एफआईआर के मुताबिक 10 मार्च को सीमा हैदर पाकिस्तान के कराची से दुबई होते हुए नेपाल की राजधानी काठमांडू पहुंची थी, जहां वो सचिन के साथ न्यू विनायक होटल में करीब 8 दिन तक रुकी। सीमा का दावा है कि उस दौरान उन्होंने सचिन से हिंदू रीति रिवाज से शादी कर ली थी। उनके इस दावे की पड़ताल के लिए न्यूज़ 18 की टीम काठमांडू पहुंच गई। पशुपतिनाथ मंदिर में उन्होंने ये बताया था कि उन्होंने यहाँ पर शादी की थी। हालांकि सीमा और सचिन ने अपनी शादी के सबूत के तौर पर न तो कोई वीडियो दिया और न ही कोई तस्वीर सामने रखी। नेपाल के काठमांडू के जिस होटल में सीमा हैदर और सचिन रुके थे, उस होटल के मालिक ने उन दोनों के पशुपतिनाथ मंदिर में शादी करने के दावे पर सवाल उठा दिए। उस होटल के मालिक ने दावा किया कि सीमा और सचिन की शादी पशुपतिनाथ मंदिर में नहीं बल्कि उनके होटल के कमरे में हुई थी। जबकि पाकिस्तान से भारत पहुंची सीमा हैदर और उनके प्रेमी बताए जा रहे सचिन कई बार ये दावा कर चुके हैं कि दोनों ने पशुपतिनाथ मंदिर में शादी की थी, लेकिन काठमांडू शहर में मौजूद न्यू विनायक होटल के मालिक ने उनकी शादी पर ही सवाल उठा दिए। ये वही होटल है जहां सीमा हैदर और सचिन रुके थे। होटल के मालिक का दावा है कि सीमा हैदर और सचिन की शादी मंदिर में हुई ही नहीं। जो उन्होंने सिंदूर डाले थे वो सिंदूर यहाँ तो हमारा ये रूम था। यही नहीं, होटल के मालिक ने यह भी बताया कि सीमा हैदर 10 मार्च को पहुंची थी, जबकि सचिन एक रोज पहले ही यानी 9 मार्च को ही होटल पहुंच गए थे। उधर चीन में बादल फाड़ बारिश के बाद बाढ़ ने कोहराम मचा दिया है, जिसकी वजह से वहां के कई शहर पानी में डूब गए हैं। वहां पर हालात बेकाबू हो गए हैं, जिससे वहां के लोगों की परेशानी कई गुना बढ़ गई। क्योंकि भारी बारिश के बाद चीन की वुशी शहर में बाढ़ जैसे हालात हो गए। वहां की सड़कों पर नदी बहती दिखी। बाढ़ के पानी ने वहां ऐसा तांडव मचाया कि वहां से जो वीडियो सामने आए वो डराने लगे। वहां से आई एक तस्वीर में बड़ी बड़ी गाड़ियां पानी में आधी से ज्यादा डूबी हुई दिखी और वहां खड़ा एक ट्रक पानी में तैरता दिखा और उसमें इतना पानी भर गया कि वो ट्रक पानी की तरफ झुका दिखा। घर से जरूरी काम के लिए निकलने वाले लोग भी घुटने तक भरे पानी से होकर गुजरने को मजबूर दिखे। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नेता लालचंद माल्ही ने सीमा हैदर की पहचान पर ही सवाल उठा दिए। सीमा हैदर का दावा है कि वो पाकिस्तान के कराची शहर की रहने वाली है। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा को, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा को, औरन को शीतल करे, औरन को शीतल करे, आप शीतल हो कबीरा, आप शीतल हो।
खड़ा कबीरा चौक पर मांगे सबकी खैर, खड़ा कबीरा चौक पर मांगे सबकी खैर, ना कहूँ से दोस्ती, ना कहूँ से दोस्ती, ना कहूँ से बैर कबीरा, ना कहूँ से बैर। वो बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं, पंछी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर कबीरा, फल लागे अति दूर। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बातचीत के सिलसिले को जोड़ने के लिए एक बार फिर से मैं हाजिर हूं। मयंक, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आप रेगुलर बैंड में आ रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। राहुल, बहुत बहुत शुक्रिया। अक्षय, बहुत बहुत शुक्रिया। वो तमाम सारे लोग जो आज यहाँ पे मौजूद हैं, मैं उन सब का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। आपके मुद्दे जीवंत हो, आपके मुद्दे आगे पहुंचे, आप सबकी बहुत सारी समस्याओं का निराकरण हो और वो प्लेटफॉर्म मिले जिसके लिए आप यहाँ पर आते हैं। कोई जर्मनी से भी आया है, आप जर्मनी से आए हैं, 2019 में आए थे। 2019 वाला प्रोग्राम अच्छा था या ये आज वाला प्रोग्राम ज्यादा अच्छा? दोनों अच्छे थे, मुद्दा एक ही है। तब भी उलझ रहे थे, आज भी हम उलझ रहे हैं जी। बहुत अच्छी बात है। मुझसे किसी ने कहा कि प्रतीक जी थोड़ा सा ये पेड़ वेड़ ठीक करवा लिया करिए, कितने गंदे रहते हैं, लोग इस पे थूकते हैं। तो मैंने कहा कि अब अपना एक काम करते हैं, अपना मुंह खुला रखते हैं, उसी में सब लोग थूकेंगे, पेड़ पे नहीं थूकेंगे। किसी ने कहा प्रतीक जी देखिए पेड़ कितना झुक गया है। मैंने कहा कि मैं अपनी कमर दे देता हूं, लोग उसी पे मारेंगे, मेरी कमर टूटेगी लेकिन पेड़ सीधा रहेगा। सब कुछ हमें ही करना है, सब कुछ, सारी जिम्मेदारी आपकी, बस सिर्फ मुझे मतलब मैं ही नहीं, मतलब कुछ लोगों के पास है। बाकी आप सबको सुरक्षित रजाई तानकर कंबल ओढ़ के सोना है। गर्मी तो बेटा इतनी है कि पसीना भी नहीं निकल रहा है, और जिनको पसीना निकल रहा है उनको इतना निकल रहा है कि समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे रोका जाए, कैसे पोंछा जाए। लेकिन मैं आपसे एक बात कह रहा हूं बहुत ईमानदारी के साथ, जागिए, यही वक्त है। कोई आपके पेड़ को सुरक्षित करने के लिए डंडा लगाने नहीं आएगा। आपका ये पेड़ है, ये आप ही ने लगाया है। और दूसरी बात, किसी ने कहा प्रतीक जी इसमें फूल आपके जन्मदिन पर आ जाएं। प्रतीक जी को अपने जन्मदिन पर फूल की कोई आशा नहीं है, लेकिन मैं ये सिर्फ कहना चाहता हूं कि इसमें जब फूल आए तो उस अंतिम व्यक्ति को जरूर मिल जाए जो यहां पे खड़ा इस आशा में है कि उसका मुद्दा सुलझ जाए। किसी ने कहा कि ये सब आप अपने मुद्दे पे रहिए और बाकी जो सारे मुद्दे हैं किन पे छोड़ दें जी, किन पे छोड़ दें बाकी मुद्दों की बात ही की नहीं, मैं कह रहा हूं मैं मुद्दे पे रहूं और बाकी मुद्दे किस पे छोड़ दें? बाकी मुद्दे सरकार के, भाई आपका मुद्दा है कि जो सरकार न्याय अन्याय के प्रति, और बाकी मुद्दे किस पे छोड़ें? पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता कोई बात नहीं, मैं बता देता हूं, बहुत सारी बातें ब्रेक में भी होती हैं। बोले कि बाकी मुद्दे जो हैं बागेश्वर बाबा धाम पे छोड़ दीजिए। काहे का छुपाना, किससे छुपाना और क्या छुपा के ले जाना? रुकिए, किससे छुपाना? शो करता हूं, रोज खड़ा होता हूं यहीं पे, जिसे कहते हैं ना कि बिल्कुल नंगा निपाट निचाट, वैसे ही खड़ा होता हूं रोज शो में। देख लिया ना, यही रोज खड़ा होता हूं और खड़ा नहीं हो पाऊंगा अगर मैं मुद्दे छुपाने लगा। कहना बाकी मुद्दे तुम बागेश्वर बाबा धाम पे छोड़ दो। छोड़ देता हूं भैया, चलो। हाँ ठीक है, धार्मिक मुद्दा बाबा पे छोड़ देता हूं। मैंने आपसे शुरू किया था, लेकिन मैं आपको 10 सेकंड देता हूं, अपनी बात कहिए, फिर कांग्रेस एंड देन बीजेपी। जी 10 सेकंड से।
जी देखिए, अब देश को चाहिए न्याय। ये जितने भी स्टेट में ये बेटियों के अरे सुनिए भाई, जितने भी बेटियों बहनों के साथ जुआ हुआ है, उनके ऊपर त्वरित फास्ट कोर्ट में उनके ऊपर सजाए मौत हो और इंडिया गेट पर लाकर गोली मार दीजिए, पूरा देश शांत हो जाएगा। मैं लोकतंत्र में विश्वास, भाई मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। लोकतंत्र का अब जनाजा निकल रहा है। मैं लोकतंत्र में विश्वास रखता हूं, लेकिन लोकतंत्र का जिस तरीके से जनाजा निकल रहा है, हमारी माताओं बहनों के साथ जो हो रहा है, वो हमें बर्दाश्त नहीं है, किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं है। हमें न्याय चाहिए, त्वरित न्याय चाहिए। मैं आपको बताता हूं कि त्वरित न्याय कैसे होगा। बस जी मेरी तरफ देखिए, अपने पड़ोस में कोई एक बालिका का, छोटी बालिका की, जो कि पढ़ने लिखने में अक्षम हो, गरीब की हो, उसको पढ़ाना शुरू कर दीजिए। आप वही काम करेंगे, फांसी से ज्यादा बेहतर काम करेंगे। समाज में अपने योगदान को समझिए। मुद्दा में आता हूं आपके पास। जी कांग्रेस। प्रतीक जी, निर्वस्त्र केवल वो महिलाएं नहीं हुई है, निर्वस्त्र आज भाजपा भी हुई है। वो हर व्यक्ति हुआ है जो इस चीज को किसी की और सुनने दीजिए, बस सुनने दीजिए, बोल रही है। जो इस घटना पर सफाई देना चाह रहा है या इस घटना को किसी और घटना से कंपेयर करना चाह रहा है। भाजपा इतनी निर्वस्त्र हुई कि सीजीआई को कहना पड़ा कि आप संज्ञान लीजिए वरना सुप्रीम कोर्ट संज्ञान लेगी। ये भाजपा को कहना पड़ा। ये लगातार जो है इस पे कोई बात नहीं ऋतु, कोई बात नहीं। यू जस्ट टेक अ ब्रेक। मैं 5 सेकंड बाद फिर आ जाऊंगा आपके पास। प्रतीक जी बोले तो। प्रतीक जी, बार बार राजस्थान का मुद्दा उठाया जा रहा है, बार बार छत्तीसगढ़ का मुद्दा उठाया जा रहा है इस घटना को छुपाने के लिए, इसको कवर अप करने के लिए। तो राजस्थान के मुद्दे पे भी मैं ये बात आपके शो पर जो मैं खोलना चाहती हूँ कि राजस्थान में दलित बेटी का बलात्कार हुआ और 3 जो बलात्कारी गुंडे थे वो एबीवीपी के गुंडे थे, जिनको 2 घंटे के अंदर अरेस्ट कर लिया गया। जो गांव में प्रॉपर्टी विवाद में गुंडे होते हैं, गुंडे की कोई जाति नहीं होती। बस ठीक, मैंने ले लिया। जी बीजेपी रुको। हाँ जी, देखिए ऐसा ही होता है जब आप, अरे भाई सुनिए, मोहम्मद रफी आप ही नहीं गा लेते, सारे लोग गाना जानते हैं मोहम्मद रफी, और तुमसे ज्यादा सुरीला गाता हूं मैं। देखिए ऐसा ही होता है जब आप रट्टा मार के आते हैं और आपको ये पता ही नहीं होता है कि कांग्रेस के उसके अंदर एक्यूज थे कि उसके अंदर किसके एक्यूज थे। इनको पता ही नहीं है कि किसने और किसने बलात्कार किया। खुद के लोगों ने बलात्कार किया, अपने बारे में ही बता रहे, प्रवक्ता अपने बारे में ही बता रहे। आप मुझे ये बताइए कीजिए ना, आप कहना चाहते हैं कि मणिपुर का जो सीएम है वो छोड़ दे अपनी गद्दी, तो छोड़ देता है, पर उसके साथ साथ क्या ममता बनर्जी छोड़ेगी गद्दी? क्या अशोक गहलोत छोड़ेगा गद्दी? मैं पूछना चाहती हूँ कि क्या आप लोगों के अंदर की जो मानसिकता है वो चेंज हो जाए? गलत बात बोल रही है। कौन? कहाँ से आए हैं? मैं बिहार का रहने वाला हूँ। बिहार में कहाँ से? दरभंगा जिला से। दरभंगा स्टेट से आए हैं। जी बोलिए। मैडम ने बोला कि मतलब बलात्कार किया एबीवी, इनके पास प्रूफ है? अरे रुको यार, हर आदमी वकीले बना चला जा रहा है। जी रुकिए भाई, 10 सेकंड दे रहा हूँ उसका चैलेंज, बस 10 सेकंड। मेरी बहन ने कहा अभी, क्या कब बोलना पड़ता है पता है? जब कुलदीप सिंह सेंगर, चिन्मय आनंद, बृजभूषण शरण सिंह कौन है, किस पार्टी से है? अरे आसन पर बिठा रखा है, थोड़ा तो शर्म करो, थोड़ा शर्म कर लो, उसको आसन में बिठा रखा। सरकार झुक गई है उसके सामने। जनता बोलेगी, मैं नहीं बोलूंगा, जनता बोलेगी। जी ये तो सच है कि जनता ही बोलेगी, और लेकिन कब बोलेगी? हाँ जी 2024 में बोलेगी। जी एक मिनट, जो अभी रेसलर्स के लिए बात करी थी, मुझे लगता है कि आप सबको पता है उसके अंदर बेल हुई है अभी। हाँ मुझे मालूम। तो इसलिए मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि ये कोर्ट के अंदर केस चल रहा है। जिस तरीके से आप लोग कहते हैं ना, हम पकड़ लेते हैं, हम कर लेते हैं, सुप्रीम कोर्ट अब मानते हैं कोर्ट को, तो कोर्ट को मानिए। आपके नेताओं को बेल और बाकी को जेल। हाँ तो मतलब आपको न्यायालय पे भरोसा है कि नहीं? तो बस ठीक है ना प्रभात जी,
न्यायालय पे भरोसा है तो ठीक है। प्रतीक जी, मैं 55 मिनट के बाद आप मेरे पास आ रहे हैं, आपकी जिम्मेदारी इनको सबको चुप रखिए, मैंने सबको सुन लिया। मुद्दा ये मैं फिर कह रहा हूँ, देश के अंदर जो 2 मुद्दे हैं वो सरकारों पर नहीं छोड़ सकते, वो सामाजिक, मैं किसी पार्टी का नाम नहीं लूंगा, बड़ी बात कह रहा हूँ, भ्रष्टाचार और बलात्कार। वो कैसे? 4 मई को घटना होती है, ध्यान दीजिएगा, 18 मई को गांव का मुखिया जाके जो है FIR देता है, 18 मई को। क्या कारण थे जो 15 दिन लगे FIR देने में? आपकी जिम्मेदारी है, आपकी जिम्मेदारी पांडे ये जिम्मेदारी है। ये सही बोलने दीजिए प्रतीक जी, तरीका बोले इधर पांडे। ये इनके मंसूबे क्या है आप समझ गए होंगे। मणिपुर के अंदर जो समस्या है बहुत पुरानी समस्या है, 2005 में इससे ज्यादा हत्याएं हुई थी, वहां किसी भी पार्टी की सरकार रही हो। मुद्दा है कि सरकारों को जो है गहन चिंतन करके उन पर कानून की कड़ी कार्रवाई करने की आवश्यकता। वहां पर जो समुदाय है थी, यही चीज, सारी चीजें, कैमरामैन मेरे परेशान होते हैं, कहते हैं सदन के अंदर भी यही हो रहा है, सदन के अंदर भी यही हो रहा है। अरे बोलने तो दीजिए कम से कम, आपके पास टाइम है। कुछ लोग हैं जो खड़े हैं, मैं आपकी बहुत तारीफ करता हूं, थैंक यू सो मच जी। प्रतीक जी, ये अपनी आजादी की बात करते हैं, 55 मिनट के बाद से मैंने बोलना शुरू किया, सबको कितनी मिर्ची लग गई जो है। अरे मैं तो तथ्यात्मक बात रख रहा हूँ ना। देखिए, गुंडे आ गए, गुंडे, अरे गुंडे आ गए, ये गुंडे आ गए। देखिए 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 प्रतीक जी, ये तरीका है। 15 दिन कहाँ थे? और किस घटना पे बात कर रहे हैं हम, जरा बताइए भाई साहब। बहुत ही संवेदनशील घटना पे बात। हाँ जी, बहुत ही संवेदनशील घटना, बहुत ही संवेदनशील मुद्दे पे बात कर रहे हैं, ये आलम है। सिर्फ ये कि सत्ता की मलाई मेरे पास आ जाए। अरे शीशे में देखो, तुम सबके सब नंगे नजर आते हो, बस सत्ता की मलाई, सत्ता की मलाई मुझे ही चाटने को मिले। जाके वहां बैठ जाओ, वरना शो से बाहर निकालूंगा और कभी आने नहीं दूंगा। देखिए, जब भी किसी संवेदनशील मुद्दे पर बात होगी, डेकोरम मेंटेन करना पड़ेगा, जैसे आप कर रहे हैं। हर किसी के पास जाकर अलग पूछ रहे हैं, सबके विचार ले रहे हैं, तो विचार देने के अभिव्यक्ति करने की उनको स्वतंत्रता होनी चाहिए। जिस प्रकार आप बचा रहे हैं, बहुत ही अच्छे मुद्दे से पेश कर रहे हैं, मगर दूसरे व्यक्ति को भी उनको नहीं पूछूंगा, समाजवादी से भी नहीं पूछूंगा, किसी से नहीं पूछूंगा। 55 मिनट बाद वो आदमी बोलने गया था, नहीं पूछूंगा मैं किसी से। आप रोज नहीं बोलेंगे। कहाँ जाना हुआ बेटा? मैं दरभंगा, बिहार से रहने वाला। बोलो जल्दी बोलो। इतनी संवेदनशील है मणिपुर की घटना के बाद अभी भी 1 महीना को बेल मिली है राम रहीम को। इस सरकार को कथनी और करनी में बहुत फर्क है। ये बोलती